students, welcome back to my channel Study with Arpita ma'am. Today we are going to cover the topic that is India and the Cold War. We have already covered the rest of the topic of your first chapter, the Cold War era of the contemporary world. Okay? इसके सारे पहले की जितने भी टॉपिक हैं उसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. Now today we are going to cover the topic that is the India and the Cold War. यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया क्या रोल प्ले कर रही थी, ठीक है, वो किस तरह से चीज़ें मैनेज कर रही थी या किस तरह से अपना सजेशन या अपना एक मीडिएटर की तरह काम कर रही थी. ओके, सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? एज अ लीडर ऑफ NAM, India responds to the ongoing Cold War with two folds. At one level, it took particular care in staying away from the two alliances. Second, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances. तो एज ए लीडर ऑफ NAM, आपको पता है कि NAM के 5 फाउंडर्स हैं, जिसमें से एक इंडिया भी है. जवाहरलाल नेहरू की बात हम लोग कर रहे हैं. तो इंडिया क्या है? इंडिया कोल्ड वॉर को दो तरह से रिस्पॉन्स कर रही थी. पहला रिस्पॉन्स क्या है कि उसको दोनों राइवल ग्रुप से अपने आप को अलग रखना है, यानी लड़ाई से दूर रखना है. तो उसने क्या किया है, दोनों अलायंसेस अपने आप को दूर रखा हुआ है. दूसरा जो है वो अपनी आवाज़ उठा रही है. किसके खिलाफ? जो करेंटली डीकोलोनाइज कंट्री, यानी अभी कॉलोनियल रूल से जो कंट्रीज़ आज़ाद हुई हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है. क्यों? क्योंकि ये जो नई कंट्रीज़ हैं जो कि अभी कॉलोनिज्म से आज़ाद हुई हैं वो जाकर अलायंसेस से मिल जा रही हैं. तो इंडिया आवाज़ उठा के उनको समझाने की कोशिश करी कि आप कर क्या रहे हो. अभी तो आप कॉलोनियल पावर से रिलीज़ हुए हो, आप जाके फिर से किसी सुपर पावर्स के अंडर आ जा रहे हो, तो वो आपको फिर कंट्रोल करेगा, फिर आपको मैनिपुलेट करेगा, फिर आपके इकोनॉमिक क्राइसिस लाएगा. तो आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? तो वो क्या कर रही है, आवाज़ उठा रही है अपनी इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बेसिस के खिलाफ. ओके, इंडियाज़ पॉलिसी वॉज नीदर नेगेटिव नॉर पैसिव. देखो, इंडिया ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव या पॉजिटिव में ही जा रही है, वो एक जेन्युइन कंटेंट पे चीज़ों को करने की कोशिश कर रही है. एज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड, नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्रीइंग अवे. नेहरू ने सबको याद दिलाया वर्ल्ड में कि हम नॉन अलाइनमेंट की अगर पॉलिसी को अपना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं या दोनों सुपर पावर से भागने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है. हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए, लेकिन ये नहीं कि हम डरपोक और हम भाग जा रहे हैं लड़ाई को देखकर. ऑन द कंट्री, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन द वर्ल्ड अफेयर टू द सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज. वही दूसरी तरफ जैसे कहना कि हम भाग नहीं रहे हैं, तो इंडिया कर क्या रही है? इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उन इश्यूज़ पे जिसके बेसिस पे जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन है, यानी दोनों सुपर पावर्स की जो सिचुएशन है उसको ठंडा किया जा सके, थोड़ा सा शांत करवाया जा सके इनकी लड़ाई को. इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द अलायंसेस एंड देयर बाई प्रिवेंट डिफरेंसेस फ्रॉम escalating into the full scale war. सो इंडिया क्या कर रही है? इंडिया कोशिश कर रही है कि जो भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम है, जो डिफरेंसेस है, उसको क्या किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए. साथ में उन सिचुएशंस को सॉल्व किया जाए जिसके वजह से आगे चल के एक बड़ा सा वॉर स्टार्ट हो सकता है. तो उस सिचुएशन को दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि फुल फ्लेज वॉर तो आना ही नहीं है, होना ही नहीं है. Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War's rivals, such as in the Korean War in the early 1950s. तो इंडिया के जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे कहा मीडिएटर का काम कर रहे हैं, यानी दो देशों में लड़ाई हो रही है तो दोनों के पास जाकर उनको उनमें सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल दिया है कोरियन वॉर का. ओके, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं और दोनों पार्टीज़ के पास जाकर उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच में डील करवा दे रहे हैं, एग्रीमेंट करवा दे रहे हैं कि आगे जाके ये लोग अपनी लड़ाई को कंटिन्यू ना रखें. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिया चूज़ टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड ग्रुप इन दिस मिशन. डेफिनेटली काम इंडिया कर तो रही है, लेकिन साथ में अपने साथ दूसरी कंट्रीज़ के, यानी कि जो नॉन अलाइड ग्रुप्स में जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको भी क्या कर रही है, अपने साथ जोड़ रही है. सब लोग मिल के काम करेंगे. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर,
India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliances led by the US and USSR. तो जब आपका ये सिचुएशन कोल्ड वॉर की चल रही है तो इंडिया उन ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सपोर्ट या और ज़्यादा एफर्ट मांग रही है जो यूएस और यूएसएसआर का पार्ट नहीं है, ठीक है, यानी उनके कोई हेडक्वार्टर या कुछ भी जो है इन दोनों कंट्री से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि जो भी इनसे अलग रहेगा वही इनके खिलाफ कुछ बोल सकता है या कुछ डिसीजन लेने का हिम्मत दिखा सकता है। सो इसलिए इंडिया ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को और हाईलाइट करिए कि ठीक है आप नहीं से कनेक्ट होते तो आप फेयर चीज़ करो, ठीक है, आप बोलो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके खिलाफ बोलो। नेहरू reposted great faith in a genuine commonwealth of free and cooperating nations that would play a positive role in softening if not ending the Cold War। तो नेहरू ने क्या कहा, एक बार उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अगर सब लोग मिलकर, ठीक है, सब लोग मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करके आप देश की इकनॉमी और डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे तो चीज़ें क्या होंगी, बेटर होंगी। और इस पर्टिकुलर चीज़ों को रेस करते हुए उन्होंने क्या किया, जो कंट्रीज़ इस राइवलरी का पार्ट है उनको सॉल्व करने की कोशिश की, उनको एहसास कराने की कोशिश की कि लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा एक दूसरे की तरक्की पे, क्योंकि एक की तरक्की दूसरे पे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड ज़रूर होगी, है ना। अगर समझ लो सुपर पावर्स इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं होते तो बाकी कंट्रीज़ के पास भी तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती जो उनसे परचेज़ किए हैं, तो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा मिलेगा ना। तो क्या कोशिश हो रही है कि अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट के साथ, एक दूसरे के डिसीजंस के साथ कोऑपरेट करके चीज़ों को करें तो क्या होगा, चीज़ें और बेहतर होंगी। और ये क्यों किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोल्ड वॉर को एंड नहीं तो कम से कम शांत ज़रूर कराया जाए, कि किसी तरह से ओपन वॉर ना हो। नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज सम सजेस्टेड अ नोबल इंटरनेशनल कॉज विच हैड लिटिल टू डू विद द इंडियन रियल इंटरेस्ट। सो डेफिनेटली नॉन अलाइनमेंट जो है वो कहीं से भी एक ऐसा कंडीशन नहीं था या ऐसा कोई इंटरनेशनल कॉज नहीं था जहाँ पर सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में सोचा जा रहा है। लोगों को लगने लगा कि इंडिया ये सब जो है जा रहा ऑर्गेनाइजेशन और सारी प्लानिंग प्लॉटिंग अपने डेवलपमेंट के लिए कर रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ था नहीं भाई। अगर कोई लीड कर रहा है और वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कराना चाहता है तो ये भी तो ध्यान रखेगा कि उसकी कंट्री भी सेफ़ रहे, तो उसमें तो कोई बुराई है नहीं। लेकिन बाकी लोगों को लगा कि इंडिया जो है वही प्लानिंग की बात कर रही है जो उसके देश को डेवलपमेंट दे, बाकी लोगों को नहीं। सिंपल डिकोलोनाइज वालों के खिलाफ अगर आपने आवाज़ उठाया होगा तो लोगों को क्या लगा होगा, अरे ये लोग तो जलते हैं, हम डेवलप कंट्री के साथ जुड़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक सुधर जाएगी, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, इसलिए हमको रोक रहे हैं। तो वो वाली सिचुएशन। अ नॉन एलाइड posture also serve India's interests very directly in at least two ways। So ये जो होल सिचुएशन है कहीं ना कहीं इंडिया का भी दो तरह से कहते हैं ना रंग दिखाया है या फिर बेसिकली उसका स्टेप्स दिखाया है। पहला, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड स्टैंड्स दैट सर्व its interest rather than the interest of the superpowers and their allies। तो देखो इस सारी सिचुएशन का इंडिया को फ़ायदा तो पहुँचेगा ना। तो पहला फ़ायदा क्या है कि नॉन अलाइनमेंट क्या है, इंडिया को मौका दे रहा है इंटरनेशनल इश्यूज़ प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करने का, ठीक है, और अपने रिगार्डिंग यानी अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की बेसिस पे या अपने ओपिनियन के कंटेंट पे डिस्कस करना इंस्टेड ऑफ योर सुपर पावर्स। ओके, यानी पहले अगर हाईलाइट किया जाएगा तो सुपर पावर्स की प्रॉब्लम हाईलाइट की जाएगी ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिया इतना अच्छा रोल प्ले कर रही है इन सब चीज़ों में, तो इंडिया की भी बातों को प्रायोरिटी दी जाने लगी कि ठीक है आपकी प्रॉब्लम है, अच्छा चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर्स अगेंस्ट द अदर। इफ़ इंडिया फेल्ट इग्नोर और अनड्यूली प्रेशराइज बाई वन सुपर पावर इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर। Neither alliance system could take India for granted or bully it। तो इंडिया की तो रिलेशनशिप दोनों कंट्री से अच्छी है, तो वो दोनों को क्या कर रही है, बैलेंस बना के रखने में कामयाब हो जा रही है। अगर एक उस पर हावी होने की कोशिश करता था तो दूसरे पे चली जाती थी, दूसरा उस पर हावी होता था तो पहले को सपोर्ट करने लगती थी। तो क्या कर रही है, दोनों का सपोर्ट भी कर रही है, दोनों के खिलाफ भी खड़ी हो रही है। और दोनों सुपर पावर्स को पता है कि इंडिया से जो है वो बहुत ज़्यादा दुश्मनी लेना सही है नहीं, डायरेक्ट उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर
उसको साइडलाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत रिच है रिसोर्सेज में, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हम दुनिया को प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली वो क्या कर रहे हैं, हमें ग्रांटेड नहीं ले सकते। हमारी इंपॉर्टेंस है तो उनको वो इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। India policy of non-alignment was criticized on a number of counts. Here we may refer to only two criticism. अब अच्छा काम है तो बुरा भी तो है। अच्छे काम में क्या हुआ कि इंडिया के एक स्टैंडिंग मिल गई दुनिया के सामने, वो अपनी बात रखनी शुरू कर दी, उसके बारे में लोग सोचना शुरू कर दी, तो अच्छी बात है। लेकिन इंडिया जो इतना बढ़ चढ़ के बोल रही है दुनिया के लिए, वो बुरा भी तो होगा ना, ठीक है ना। कई लोग क्या करेंगे, इंडिया को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि देखो ये तो पावर गेन करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, सब दिखावटी है, सब बस दिखाने के लिए हो रहा है ताकि लाइमलाइट में आ जाए। तो इस तरह के भी लोग होंगे। तो क्या हुआ, इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। इसमें दो मेन क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट, इंडिया नॉन अलाइनमेंट वॉज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड इन द सेम नेम ऑफ परस्यूइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया, इट वॉज सेड, ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन अ क्रूशियल इंटरनेशनल इशूज़। तो सबसे पहले इंडिया पे इल्ज़ाम लगा कि वो क्या है, अनप्रिंसिपल है, यानी कोई उनका कोई मोटिव वही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है, किसी एक चीज़ पे अड़े ही नहीं रहते हैं। वो कहते हैं ना, कभी इधर तो कभी उधर वाला कंटेंट हो गया। तो कहने के लिए तो इंडिया कह रही है कि सारी चीज़ें हम देश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, यानी देश के लिए, दुनिया के लिए, इन सब के लिए कर रहे हैं जहाँ पर कोई एक दूसरे पे हार्म ना हो। लेकिन वही दूसरी तरफ जब कई इंटरनेशनल इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता था तो उस समय क्या हो रहा है, इंडिया स्टैंड लेने से मना कर दे रही है, मतलब सपोर्ट करने से मना कर दे रही है। आप कह रहे हो कि देश की तरक्की भी कर नहीं है और इंटरनेशनल इश्यूज़ जो आपके देश पे भी असर कर सकता है उस पर आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हो, उस पर अपनी आवाज़ ही नहीं उठा रहे हो। तो लोगों ने क्या कहा कि ये दोहरा चेहरा दिख रहा है इंडिया का। सेकेंड, इट इज़ सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज inconsistent and took contradictory postures. Having criticized others for joining alliances, India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. दूसरा क्या क्या गया, इंडिया जो है क्या है, वो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है, या फिर बेसिकली कहिए कि बहुत ज़्यादा पावर ओरिएंटेड होती जा रही है, मॉडर्नाइज और पावर ओरिएंटेड होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, दूसरों को तो कह रही थी कि ज्वाइन नहीं करना है। जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो स्पेशली डीकोलोनाइज कंट्रीज़ हैं, उनको कहा कि किसी भी राइवल ग्रुप्स का पार्टिसिपेट पार्ट मत बनो, ठीक है, वो सही नहीं है। और इंडिया क्या कर रही है, 1971 में खुद जो है यूएसएसआर के साथ 20 साल के लिए एक ट्रीटी साइन कर रही है, दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो आप दूसरों से कह रहे हो कि जुड़ना नहीं है, खुद जुड़ जा रहे हो, तो क्या है, लोग कहेंगे ना कि आप जो कहते हो अपनी बात पे अड़े नहीं हो, आप भी पावर के लालची होते जा रहे हो। दिस वॉज रिगार्डेड पर्टिकुलरली बाई आउटसाइड ऑब्जर्वर्स एज वर्चुअली ज्वाइनिंग द सॉवरेन अलायंसेस सिस्टम। तो लोगों को क्या लगा कि बाहरी लोग जो देख रहे हैं उनको तो यही लगेगा ना कि देखो किस तरह से चीज़ें किया कर रहा है, और इंडिया जो है अपनी बात से मुकरते जा रहे हैं, है ना, कि कैसे सॉवरेन अलायंस को जाकर आप जुड़ गए, किस तरह से आप ये कर पाए, राइट। तो ये सही नहीं था। वही दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट व्यूज़ वॉज दैट इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द Bangladesh crisis, and that is in any case the treaty did not stop India from having a good relationship with other countries including the US. तो इंडिया पे इल्ज़ाम लगा कि आप कैसे यूएसएसआर से जाके मिल गए। तो इंडिया ने क्या किया, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि देखिए हमारे पास प्रॉब्लम ही ऐसी है, हमें मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ बांग्लादेश क्राइसिस ऑलरेडी है। आप जान ही रहे हो कि आपका जो वेस्ट बंगाल है वो आगे चल के बांग्लादेश बनेगा। तो ऑलरेडी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का प्रॉब्लम आ ही रहा था, हमारे वहाँ वॉर सिचुएशन थी, तो हमारे वहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो कोई देश आके हमें मदद कर दे। लेकिन हमने साइन क्यों किया, हमने साइन इसीलिए किया क्योंकि हमें ये एश्योरेंस दे रहा था कि अगर हम यूएसएसआर से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने रिलेशनशिप बाकी कंट्रीज से छोड़ना पड़ेगा। हम सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट के लिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो वो हमें मदद कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूएस या बाकी कंट्रीज़ के दुश्मन हो गए।
तो इस डील पे इंडिया साइन कर रही है. ओके. Non-alignment was as a strategy evolved in the Cold War context, as we see in Chapter 2 with the disintegration of the USSR and the end of the Cold War in 1991. Non-alignment, both as international movement and as the core of Indian foreign policies, lost some of its earlier relevance and effectiveness. तो नॉन एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, मेनली तब तक हाईलाइट रहा है जब तक कोल्ड वॉर का कंटेंट रहा. जैसे हम देख रहे हैं कि यूएसएसआर जो टूट जा रहा है रशिया और बाकी देशों में, वही दूसरी तरफ 1991 में कोल्ड वॉर एंड हो जा रहा है. नॉन अलाइनमेंट का भी जो इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है. यानी उसका एक इम्पोर्टेंस, इफेक्टिवनेस, सारी चीज़ें क्या है, ख़त्म होती जा रही हैं. जिसलिए बना था वो तो बन गया, चलो वोट क्या, काम ख़त्म. आप बाकी मैटर्स को हाईलाइट जरूर करते रहो, लेकिन मेन मोटो तो वही रहा था ना. तो अब वो मोटो ख़त्म, कोल्ड वॉर एंड, तो इनकी भी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, इनकी भी वैल्यू घट गई. However, non-alignment contained some core values and enduring ideas. It was based on recognition that the decolonized states share a historical affiliations and can become a powerful force if they came together. तो ख़त्म हुआ, लेकिन पूरी तरह से तो नॉन अलाइनमेंट का पावर नहीं ना कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ. तो उसमें देखा गया कि कुछ अभी भी ऐसी इश्यूज़ हैं जो कि इनको हाईलाइट कर रहे थे. और उसमें क्या है, सबसे पहले कि जो भी कंट्रीज़ जो हैं वो कॉलोनियल पावर के अंडर रही हों, उनके सारी प्रॉब्लम्स को झेली, उनको क्या करना, अगर वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो उनको एक कॉन्सेप्ट में, एक थिंकिंग में एक साथ आना पड़ेगा. ठीक है, तब जाकर ये और पावरफुल बनेंगे और तब जाकर वो अपना डेवलपमेंट और अच्छी तरह से कर पाएंगे. इवन जो अदर कंट्रीज़ है वो भी इन पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी. ओके. It meant that the poor and often very small countries of the world need not become followers of any of the big powers, that they could pursue an independent foreign policy. जिसका मतलब ये है कि जो छोटी कंट्रीज़ हैं या जो गरीब देश हैं उनको सुपर पावर्स के रिगार्डिंग काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने हिसाब से अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे जो कि उनको डेवलपमेंट का एक रीज़न देगी. It was also based on the resolve to democratize the international system by thinking about an alternative world order to redress existing inequalities. These core ideas remain relevant even after the Cold War has ended. तो दूसरा कंटेंट है कि चाहे डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के समय में जो भी आपका लोग इनइक्वालिटी और इन सबको बढ़ावा दे रहे हैं वो आगे बढ़ें और उसको सॉल्व कराने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे और लोग का डेवलपमेंट के चांसेस और क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. ओके. तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर वो लोग इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं या बढ़ रहे हैं, वहाँ पर उन चीज़ों को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए. ओके. तो इससे क्या होगा, सबको राइट्स मिलेंगे और लोग और ज़्यादा सेटिस्फाई होकर रहने लगेंगे. तो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं जो कि कोल्ड वॉर के बाद भी कंटिन्यू है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नाम जो है वो आगे चल के अपना कंटेंट चेंज करता जा रहा है, वो ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है जो कि इंटरनेशनली सब पे अफेक्ट करे. तो हमने देखा कि किस तरह से कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो कोल्ड वॉर के बाद भी कंटिन्यू हुए हैं और जिस पे नाम ने काम किया है. ओके. So by this we are ending the chapter here only. This is the last part of the NCERT explanation of the Cold War era. Okay. Now we will post the next chapter very soon. So till then, good day everyone. If you like my channel, please like, subscribe and share with others. So we will meet in our next video. Till then, good day.